अच्छा बेटा देखो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज पढ़ा था। पहले पहले 1 मिनट सारे बच्चे सुनेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर में पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे एक तरीके से। एक होता था अप्रोक्सीमेशन वाला होता था, एक होता था टेंजेंट्स वाला, है ना, जैसे जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, वो होता था चैप्टर। इसके बाद, लेकिन वो दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हमें जो पढ़ने हैं वो 3 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है रेट ऑफ चेंज, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज। जो दूसरा टॉपिक करना है वो है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि कोई जो फंक्शन होते हैं हम लोग बोल जानने होते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जब दोनों कवर हो गए हम लोगों के, तो तीसरे नंबर पे फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद 3 चैप्टर हैं, मतलब एक चैप्टर के अंदर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में ये 3 छोटे छोटे टॉपिक कह सकते हो, ये हैं, इन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये अगर ये कर लिया तो हम लोगों का डेरिवेटिव खत्म तो हो ही चुका है, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। कि ये जानेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। जैसे मैं तुम्हें एक सवाल दूं, ऐसे ही नॉर्मली मैंने एक सवाल दिया एक्स स्क्वायर, और मैंने पूछा बट बेटा ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है। मतलब अगर मैं इसमें कोई वैल्यू डालूंगा, कोई वैल्यू डालूंगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, है ना। अब ऐसे 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 हमें ऐसे हमें ऐसे हमें नहीं आंसर देने, ठीक है। जैसे इस बच्चे ने बोला डेसिमल ले लिया तो डिक्रीज कर जाएगी, जो भी है। मतलब हमें इसका पूरा एक कंसेप्ट है वो ही पढ़ना है। हमें तुक्का नहीं मानना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। जैसे साइन फंक्शन है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो तुम लोग तुक्का नहीं मारोगे, तुम कहोगे सर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ डिक्रीज, मतलब ऐसे चलेगा। ये चीज़ें मेरे को पूरी पढ़ानी है, ठीक है। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटे छोटे से ग्राफ देखेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे पूरी क्लास में। पहली हेडिंग डाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ध्यान से सुनना बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या केस है। तुमने कोई 2 नंबर ले लिए, एक x1 ले लिया, एक x2 ले लिया, ये दोनों के दोनों तुम्हारे। अगर कोई फंक्शन तुम इंटरवल i में देखना चाहते हो, i का मीनिंग है इंटीजर, ठीक है। अगर i इंटरवल में देखना चाहते हो तो x1 x2 जो 2 नंबर कंसिडर कर रहे हैं वो भी उसी इंटरवल के कोई 2 नंबर उठा लो, इंटीजर है या जो भी हो। अच्छा, और वो नंबर लेने के बाद में अगर बेटा, अगर मैंने ऐसे नंबर लिए कि x1 लेस देन x2 है, इसमें बड़ा कौन है बेटा, x2, तो x2 की वैल्यू ले जाके अगर मैंने फंक्शन में पुट कर दी और वो वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे मान लो बेटा ये फंक्शन है, इसमें मैंने x की जगह पे, x की जगह a पुट कर दिया, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू y एक्सिस वाली होती है। यही तो है f ऑफ x। हम लोग क्लास 10th तक जो y होता है, y को y पढ़ रहे होते हैं, क्लास 11th में ही आते जो y होता है उसको क्या पढ़ने लगते हैं बेटा, एफ ऑफ वाई। तभी मैंने जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं क्वेश्चन को किसके इक्वल पुट कर रहा था, वाई, फिर डिफरेंशिएट कर देते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स आता था। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने इसमें ए पुट कर देंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही बेटा अगर मैंने यहाँ पे पुट ये कर दिया तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर इस टाइप की सीन भर रहा है तुम्हारा, तो वो फंक्शन देख के क्या बताना है तुम्हें, डायरेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता देना है। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। अगर और देख के ही पता चल जाता है ग्राफ से। अगर ग्राफ से आएगा तो 1 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा तुमसे। जल्दी लिखो, इसके बाद नेक्स्ट बनाओ, थोड़ा सा समझना। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा, ये पॉइंट कुछ है तुम्हारा, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। ए बी ना लेके, अच्छा x1 x2 लिया है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने इसको x1 भी ले लिया है, लो इसको x1 ले ले रहा हूँ, ये इसको मैंने x1 ले लिया, इधर बच्चा मैंने x2 ले लिया। सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, x1 अगर मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू यही तो आएगी, कितनी आएगी, f ऑफ x1। अगर मैंने a पुट कर दिया तो a की वैल्यू आएगी 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 आएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, f ऑफ
ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा। अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू बी पुट कर दी तब भी आएगी कितनी आएगी, एफ ऑफ बी आ जाएगी। अगर मैंने x1 x2 पुट कर दी तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी और ये आ जाएगा एफ ऑफ x2 आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ x था। मज़ेदार बात ये है इस क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा है, ये एग्जैक्ट दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं ना बेटा, दे रहे हैं ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हुआ नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है हर पॉइंट पे अगर तुम बड़ा वैल्यू डाल रहे हो तो वैल्यू बढ़ती चली जानी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू जो है वही यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ तो मैं नहीं बोल सकते, ये इंक्रीजिंग जरूर है, इंक्रीजिंग ग्राफ जरूर है ये, ठीक है। आगे जाके तुम लोग जब जॉब वॉब करोगे, जब शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे, उसके बारे में जानोगे, सीखोगे, इन्वेस्टर बनोगे, वहाँ पे तुम ये ग्राफ बड़ा मैटर करते हैं, तो वहाँ पे तुम ग्राफ ऐसे ही ग्राफ पे पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करोगे, खासकर इससे भी ज़्यादा उस पर पसंद करोगे जो ग्राफ ऐसे चल रहे हो, हमेशा ऐसे अप एंड डाउन आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा? इस ग्राफ को अगर देखोगे तो यहाँ पे मान लो ये 2000 है, मतलब ये है, मैं बोल रहा हूँ 2000 की बात बता रहा हूँ, 2000 में इस शेयर की कॉस्ट थी सपोज 20 रुपये, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2010 आ गई, वहाँ पे या 2002 में ये शेयर की यहाँ आ गई 2000, ये 2000 था, ये 2003 में सपोज रेट अच्छी खासी बढ़ गई, फिर 2003 में फिर नीचे गिर गई, फिर 2004 में थोड़ी और गिर गई, ऊपर चली गई, 5 में और नीचे आ गई। बट मज़ेदार बात क्या है कि हर पॉइंट पे तुम ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल तो टाइम के हिसाब से बढ़ी रही ना, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़े, ये बना लिया अच्छे से, ग्राफ देख के बता दोगे ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिख ली नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, इसमें मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एक वैल्यू मैंने कंसिडर करी x1, ये x1 ले लिया या कुछ भी ले लो, सपोज यहाँ पे मैंने x1 वैल्यू ले ली बेटा, और यहाँ पे मैंने x2 वैल्यू ले ली। x1 पे जो आंसर आ रहा है वो यही तो आएगा, f ऑफ x1। यहाँ पे x2 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो f ऑफ x2 आएगा। सारे बच्चे देख के बताओ कि f ऑफ x1 बड़ा है या f ऑफ x2, जो ऊपर है वो बड़ा है। अच्छा, सारे बच्चों ने बोला कि सर f ऑफ x1 बड़ा है ना बेटा। अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पे नंबर ले रहे हो और यहाँ पे नंबर लेने के बाद वो उल्टे हो जा रहे हैं, ठीक है, एक नंबर 2 है, एक 10 है, लेकिन 10 पे वैल्यू छोटी आ रही है, 2 पे बड़ी आ रही है, ऐसा सीन हो जाता है, तो वो बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग मैथ्स के टर्म्स में तो तुम लोग ऐसे न कह के कहोगे कि सर इसका स्लोप निगेटिव है। जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ देखोगे ना उसका स्लोप तुम पॉजिटिव बोलोगे। क्यों बोलोगे? सारे बच्चे यहाँ सुनो, याद होगा क्लास 11th का थोड़ा थोड़ा। अगर मैं बात करता था स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालने के कितने मार्केट में तरीके बताए थे। एक बताया था अगर थीटा गिवन है तो m इक्वल टू टेन थीटा, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकलता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो स्लोप निकालने के तरीके थे। अगर लीनियर इक्वेशन पहले से गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जो भी है b वगैरह, वो भी बाई सॉरी कर लेते थे। तो हमारे पास में यहाँ क्या है, स्लोप जो करते थे बेटा, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो वो थीटा जो होता था वो हमेशा मेजर करते थे पॉजिटिव एक्सिस से इस डायरेक्शन में। तो अगर मेरे पास कभी कोई ग्राफ ऐसे दिखेगा तो मैं पक्का वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एंगल बनाऊंगा। जो एंगल बनेगा अगर वो एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम बन रहा है, पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, यही ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, तो अब तुम यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल लोगे, ये एंगल लेने का मतलब है कि ये तुम चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, तो पक्का स्लोप नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ से देख लो स्लोप नेगेटिव है तो ये कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये भी सोच सकते हो, तरीका है कहने का। आगे बढ़े। अच्छा जी, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग सारे बच्चे लिखो, डिक्रीजिंग फंक्शन, जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा।
चलो मैं सही से बना देता हूँ, ऐसे करके बना लो आराम से। डिक्रीजिंग है, थोड़ी देर इसको कांस्टेंट चलाओ, फिर ऐसे कर दो। कुछ भी पॉइंट ले लो बेटा, सपोज ये x1 है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये x2 पॉइंट हो गया। x1 पे वैल्यू तुम्हारी ये आ रही है, ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ a है, यही बेटा f ऑफ b आ गया। f ऑफ a और f ऑफ b दोनों इक्वल हैं। ये क्या है, ये है f ऑफ 2 है, f ऑफ x2 है ना। अब इसमें बता बेटा x1 बड़ा है या x2, कौन बड़ा, x2, लेकिन इन दोनों में वैल्यू किसकी बड़ी आई, f ऑफ x1 की, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, बस अंतर क्या है, इक्वल टू लगाए। अगर अंतर क्या है बेटा, इक्वल टू लगाए, तो हमें एक चीज पता चल गई, जब जब हम इंक्रीजिंग बोलेंगे डिक्रीजिंग बोलेंगे तो इक्वल टू साइन चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ इक्वल टू की, मैंने लिखा 2,3, 2,3 इक्वल टू है, तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, अगर इक्वल टू है इसका मतलब है 2 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। बस इतना याद रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ब्रैकेट का खेल है जो भी मैं कराने वाला हूँ। अभी चेंज करें, पहला सवाल, एक काम करते हैं, एक प्रोसेस और लिख लो तब क्वेश्चन करते हैं। यहां देखेंगे क्वेश्चन कभी भी तुम्हें मिलेगा तो क्वेश्चन तो पॉलिनोमियल मिलेगा या फिर अपना नॉर्मल ये मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले मिलेंगे। तो क्वेश्चन में वो पूछेगा कि ये कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या पूछेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, चार ही चीजें पूछेगा। अगर किसी में वर्ड स्ट्रिक्टली तुम्हें लगाना है तो स्ट्रिक्टली में पहले तो ये याद रखना है ओपन ब्रैकेट आता है। कौन सा ब्रैकेट आता है बेटा, ओपन ब्रैकेट आता है। ओपन ब्रैकेट क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, नहीं तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगा देता। अच्छा ये इंक्रीजिंग है, ओनली इंक्रीजिंग है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर ओनली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट को और क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं ना। अच्छा यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा, ओपन। यहाँ कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, क्लोज आएगा। कांस्टेंट फंक्शन अगर दे रखा है जिसका डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता है उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, पहले तुम सारे बच्चे ये लिख लो, ये लिखो, फिर मैं क्वेश्चन करा के बताता हूँ ओपन और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी करो, एक क्वेश्चन लिखते हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन लिखा, अब क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। क्या दे रखा है ये बच्चा, ये कहता है कि फाइंड द इंटरवल, तुम्हें इंटरवल बताने के। अच्छा एक बड़ी मजेदार बात होता है, एक मैंने ऐसे फंक्शन लिखा, देखना ऐसे फंक्शन लिखा, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ये दे रखा ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट है यहाँ पे कहीं, ये डी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ई पॉइंट है, जो भी है, ए से बी में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मतलब तुम बोलोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग। तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता, डिक्रीजिंग भी हो सकता, दोनों हो सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन हमें किस पे डिपेंड करता है, वो इंटरवल पे। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही तुमसे पूछा है कि वो इंटरवल बताओ कि जिस जिस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन में हमें कई चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखो ऐसा कभी मत सोचना कि एक सवाल आ गया कि अच्छा ये पक्का ही डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं है, इंटरवल टू इंटरवल वेरी करता है। प्रोसेस ये है, सारे बच्चे देखना, मैंने लास्ट में जो लिखाया तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, अब सुन लेना। अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, सबसे पहला काम है उसको डिफरेंशिएट कर दो। कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट, जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे,
अगर एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब क्रिटिकल पॉइंट ना निकालने से पहले की अगर बात करूं, अगर मेरा एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद में कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे फिर हम कोई बड़ी वैल्यू लेंगे, कोई छोटी वैल्यू लेंगे, हम एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे। अगर एफ डैश ऑफ एक्स मेरा जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़े का मतलब कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर वो कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तब भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर निगेटिव आ गया तो या तो डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ही ऑप्शन है। वो तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि स्ट्रिक्टली कब यूज करेंगे और ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग कब यूज करेंगे, समझ में आ गया। लेकिन मोटा मोटा ये समझा कि एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाले, फिर हमने उसके एफ डैश ऑफ एक्स में इधर उधर की वैल्यू पुट करी। अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू पुट करने से तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। निगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। बस इतना याद रख लो स्ट्रिक्टली, और वो हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। तो पहला स्टेप बताओ हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सारे बच्चे बेटा टूट पड़ो डिफरेंशिएशन करने में, सारे बच्चे पहला स्टेप है डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे बेटा 10 का डिफरेंशिएशन 0 -6, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस का 4x होता है। बेटा तुमने डेरिवेटिव कर लिया पूरा कवर, डेरिवेटिव करना, नहीं तो ये तो आता होगा ना, डेरिवेटिव कर लो एक बार अच्छे से। अच्छा ये तुम्हारा एफ डैश हो गया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालना। जब भी मैं बात करता हूँ क्रिटिकल पॉइंट निकालने की या टर्निंग पॉइंट निकालने की, कॉर्नर पॉइंट निकालने की, तो उसका मतलब ही रहेगा कि जो भी एफ डैश ऑफ एक्स आया उसको जीरो करो। फिर से सुनो, जब भी मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने की बात करूं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम कॉर्नर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये कोचिंग भी थी शायद। अच्छा सुनो बेटा, तो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो करा, जैसे ही जीरो किया तो -6 - 4x इक्वल टू जीरो, तो -4x इक्वल टू बेटा प्लस का 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6/-4। थोड़ा कट्टी पिट्टी करा तो -3/2 आ गया। खुश हो जाओगे, चलो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ठीक, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता है उसको तुरंत ले जाके क्या करेंगे बच्चा, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक, चलो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट था -3/2। आर्यन एक बात बताओ, अगर ये -3/2 है, इधर कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ -∞, इधर +∞। मेरे को पता नहीं ना, मतलब ढेर सारे होंगे, मतलब मैंने तो यहाँ का एंड पॉइंट पूछ लिया तो तुम बोलोगे -∞ होगा सर। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, यहाँ पे ये लिख लिया, इतना इतना लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल, यहाँ लिखेंगे इंटरवल, और यहाँ लिखेंगे आगे हम लोग साइन, साइन लिख सकते हैं, साइन लिखेंगे, और इधर लिखेंगे कंक्लूजन लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स कैसा आ रहा है। ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टेबल टाइप की बनाई, मैंने एक टेबल टाइप की बनाई। इस पूरी लाइन में कितने इंटरवल हैं, 2, -∞ -3/2। अच्छा -∞ से -3/2 अगर तुमने एक इंटरवल ले लिया, एक इंटरवल ले लिया, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करना, बीच की क्या वैल्यू है, -2, जैसे इस बच्चे ने ली, -2 ले जाके इसमें पुट करना एफ डैश ऑफ एक्स में। जल्दी करो, हमेशा वैल्यू जो भी पुट करोगे नंबर लाइन की वो एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करोगे, फंक्शन में नहीं करोगे। किस में करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स में। -2 जैसे यहाँ से देखो ना, इस पॉइंट से छोटी वैल्यू लेनी थी, मैंने -10 ले ली। अगर -10 भी ले ली, -10 यहाँ पुट करोगे तो ये आंसर कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ प्लस साइन लगा दो, प्लस साइन लगा दो, लगा दिया। यहाँ से बड़ी वैल्यू सोचना बेटा, कितनी, 1 यहाँ पुट करना, आंसर कैसा आ रहा, माइनस लगा दो, लगा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, -∞ और -3/2 के बीच में तुम्हारा कैसा साइन आ रहा है बेटा, प्लस। ये जो साइन आ रहा है भी एफ डैश का आता है, तो ये जो साइन हो गया वो प्लस साइन हो गया। ठीक है, प्लस साइन हो गया। और अगर तो लिखना चाहो तो या तो तुम प्लस साइन लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सर मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो हमेशा मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया। प्लस का मतलब ही ग्रेटर देन 0 हो गया। ऐसे ही मेरे को बता बेटा,
यहाँ दूसरा इंटरवल लिख दो -3/2 और इन्फिनिटी के बीच में, कैसा हो गया ये नेगेटिव हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा था मैं उसके आंसर करता हूँ। क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे थे, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये, मैं सारे पार्ट यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले वन वाले को खत्म करते हैं। स्ट्रिक्टली जब वर्ड यूज होता है तो कौन सा ब्रैकेट लगता है? ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। स्ट्रिक्टली में कौन सा? ओपन ब्रैकेट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, इसमें इस लाइन पे कौन सा इंटरवल ऐसा है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? माइनस इन्फिनिटी से, यही तो है बेटा। तो तुम यहां लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -3/2। अच्छा, इसमें जब स्ट्रिक्टली मैंने वर्ड यूज कर लिया तो इस पे ब्रैकेट कौन से लगेंगे? ओपन। बेटा पहले पार्ट का आंसर एक तो मैंने ये लिख दिया, आगे लिखो आगे लिखो। और इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग कहां से कहां होगा? ओनली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं। तो तुम बोलोगे सर रहेगा तो यही, बस ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे। क्या ब्रैकेट रहेंगे? क्या दोनों पे कि एक पे? इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है, तो इस पे बेटा रहेगा क्लोज ब्रैकेट और इस पे कैसा हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। आगे सुनो आगे सुनो, समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट, ये मैंने पहला पार्ट निपटा दिया, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। डिक्रीजिंग तो यही कर रहा है, वैसे यहां से भी देख सकते हो, ये लिखा मैंने, टेबल बनाई थी ना ऐसे करके अच्छी सी, ये डिक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -3/2 से इन्फिनिटी तक। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी कर दो। और अगर ओनली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे बेटा हम 3/2 पे तो क्लोज कर देंगे, इन्फिनिटी का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी औकात के बाहर है। ठीक है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? ये तुमसे अच्छा, अभी तक जो हमने, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको। मैंने बेटा जो क्वेश्चन लिखा है ना, पढ़ा सही से नहीं है। इसमें पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये दोनों पार्ट तो हैं पहले के आंसर, समझ में आएगा? और दूसरे में है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कौन से हैं? ये दोनों हो गए तुम्हारे पार्ट 2, ये सेकंड वाला हो गया, और ये दोनों मिला के सही से लिख दो बेटा, अरेंज कर दो, ये और ये तुम्हारे फर्स्ट वाले के हो गए। स्ट्रिक्टली वाले एक साथ कर दो, जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल, मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिए। अच्छी बात ये मैंने निकाल चारों के चारों दिए, बस अरेंज सही से नहीं करे, जल्दी करो। क्योंकि पहले में दोनों में ही पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर ये है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये दोनों तुम्हारे सेकंड पार्ट के आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं।